तो एक होता है रिकर्सिव ट्री, रिकर्सिव ट्री मेथड। रिकर्सिव ट्री मेथड में क्या है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सेम ए भी है, इसमें कुछ और नहीं है, इसमें और आसान है, ट्री को देखकर ऑब्जर्व करना है, कोई ज्यादा टफ है ही नहीं। इसमें क्या है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस टी एन बाई टू प्लस एन। कब भाई, जब एन ग्रेटर देन ओवन हो, और नहीं तो ओवन जब एन इक्वल टू ओवन हो। ये है रेफरेंस रिलेशन। अब इससे ट्री हम लोग को बनाना है, तो ट्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एन होगा, ब्लू पेन से बनाते हैं इसको। सबसे पहले एन होगा, फिर क्या होगा, एन बाई टू, एन बाई टू, फिर इसका हाफ करेंगे, एन बाई टू का तो क्या होगा, एन बाई टू स्क्वायर, यहाँ पर एन बाई टू स्क्वायर, यहाँ भी एन बाई टू स्क्वायर, और यहाँ भी एन बाई टू स्क्वायर। ऐसे ऐसे ही कहाँ आएगा, एन डिवाइडेड बाई टू पावर के, यहीं आ गया ना, सब के सब ऐसे ही जाएगा। एन बाई टू पावर के कब आया है, देखो एन डिवाइडेड बाई टू पावर के बराबर कितना, वन, वन आना चाहिए, तो के बराबर क्या हो गया, के इक्वल टू लॉग एन बेस टू। के नंबर ऑफ लेवल्स पता चल गया हम लोग को। तो पहला लेवल में कितना है, एन है ना, देखो टी एन इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस एन, दो में डिवाइड कर दिए, प्लस एन लग गया। फिर इसको दो में डिवाइड किए तो इसके लिए एन लगा, यार इसका एन का वैल्यू कितना है, इसका एन का वैल्यू कितना है, एन बाई टू, यहाँ भी एन लगा तो इसका वैल्यू कितना है, प्लस एन बाई टू, बराबर। ये दोनों को जब जोड़ेंगे, क्योंकि सेम लेवल में है, इस लेवल में इस लेवल में है, दोनों में जो कॉस्ट लगा है ऐड करेंगे। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है, एन बाई टू, तो एन बाई टू, यहाँ भी एन का वैल्यू एन बाई टू, तो यहाँ भी एन बाई टू, मतलब टोटल कितना हो गया, एन हो गया, टोटल एन हुआ है। यहाँ भी क्या होगा, एन बाई फोर, एन बाई फोर, फोर टाइम्स है, मतलब कि यहाँ भी एन ही होगा, यही होगा ना, मतलब कि सब लेवल में एन 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 अगर होगा, सब लेवल में एन ही होगा, अगर एन ही होगा तो नंबर ऑफ लेवल्स इनटू एन कर देंगे, उतना ही कॉस्ट लगा। समझ लो कैसे आया है, देखो एन है जो क्या हुआ है, टी एन क्या है, टी एन बाई टू प्लस एन हुआ है, मतलब कि ये जो डिवीजन हुआ है दो सब ट्री में, ये डिवाइड करने का कॉस्ट कितना है, एन है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, इसको जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, एन बाई टू इसका आएगा। फिर इसको भी जब करेंगे तो इसका भी एन बाई टू कॉस्ट आएगा, दोनों कॉस्ट को हम जोड़ लिए, इस लेवल में यही दोनों था ना। फिर सेम इस लेवल में क्या है, एन बाई फोर इसका कॉस्ट आएगा, एन बाई फोर इसका, एन बाई फोर इसका, एन बाई फोर इसका, इस चारों को जोड़ लेंगे, क्योंकि एक लेवल का कॉस्ट है, हर लेवल का कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, तो सब में एन ही आ रहा है। मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट अगर निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अगर निकालना रहे, टोटल कॉस्ट या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरह का बन जाता है, अगर निकालना रहे तो नंबर ऑफ लेवल्स कितना आ जाएगा, देखो टू का पावर वन, टू का पावर टू पावर के का वैल्यू कितना है, लॉग एन है, मतलब कि नंबर ऑफ लेवल्स कितना हो गया, लॉग एन बेस टू इंटू कितना, हर लेवल में कॉस्ट कितना है, एन है, मतलब कि एन है। इसका मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग O ऑफ एन लॉग एन। तो रिकर्सिव ट्री मेथड में और भी आसान है, यहां लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट
tree and write cost at each level. Construct tree and write cost at each level. Then find total cost उसके बाद में फाइंड करना है। पहले ट्री बनाए हम लोग, हर लेवल में जितना कॉस्ट है वो लिखिए, उसके बाद में टोटल कॉस्ट हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लिए। तो रिकर्सिव ट्री मेथड यही है। कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं इसमें। तो हर लेवल में जान लो, एक चीज जान लो कि हर लेवल में जो कॉस्ट होगा उसको ऐड कर लेना है। अच्छा, यहां पर n कॉस्ट आया है, बार बार क्यों आया है? हर लेवल में n ही कॉस्ट क्यों आया है? हर लेवल में n कॉस्ट क्यों आया होगा, सोचो। देखो यहां पर जब डिवाइड हुआ है ना, तो इसको ऐड करने पर कितना, n/2 ऐड करने पर कितना होता है, n होता है। अगर ये दोनों पार्ट को ऐड करने पर n आ जाए, तब हर लेवल का कॉस्ट n होगा, जान लेना। अगर ये दोनों को ऐड करने पर n नहीं आ रहा है, तो फिर हर लेवल का कॉस्ट डिफरेंट होगा। यहाँ कुछ कॉस्ट होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। सबको ऐड करेंगे जब, हो सकता है कोई पर्टिकुलर सीरीज जैसा हो दिखेगा हम लोग को, चाहे जैसा भी सीरीज दिखे वो कोई ना कोई सीरीज जैसा दिखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। जब यहां पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को जोड़कर अगर n आ जाएगा, तो सिंपल सब लेवल में n ही होगा कॉस्ट। एक बात याद रखना, जैसे क्या कि मान लो इक्वेशन ऐसा रहता, t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n/6 प्लस t ऑफ 5n/6 प्लस n। अगर मान लो ऐसा रहता है, तो क्या होता है, ये दोनों को ऐड करो, n/6 5n/6 कितना होता है, n होता है। मतलब कि हर लेवल में n ही कॉस्ट आएगा, हर लेवल में n कॉस्ट आएगा। अब देख लो कैसे आएगा, यहाँ n है ना, यहाँ पर क्या हो गया, n/6 हुआ, यहाँ पर 5n/6 हो गया। फिर इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट कितना, यहाँ कॉस्ट कितना है, n है, यहाँ पर n/6, यहाँ 5n/6, दोनों को ऐड करो, 6 यहाँ पर एलसीएम लिए, क्या हो गया, n + 5n, 6n/6 कितना बना, n बना। फिर यहाँ जब लेंगे, देखो n डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, 5n/6, तो 5 इंटू n का वैल्यू क्या, n/6 का स्क्वायर। यहाँ देखो 6 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जब 6 स्क्वायर कॉमन आएगा और ऊपर में क्या आएगा, 5 1 6, 6n/6 स्क्वायर, मतलब कि 6n/6 स्क्वायर यहाँ से आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इसको भी जब करेंगे तो आएगा 5n/6 स्क्वायर, इसको भी करेंगे तो 5 स्क्वायर n/6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर तो सब में कॉमन है ना। अब ऐड करो सबको, n + 5n + 5n + 5 स्क्वायर n, ये कितना हो गया, 25 और 10 35, 5 5 10 n हुआ ना। देखो इसको, 5n और 5n, 5 5 10 n, यहाँ पर कितना है, 5 5 जा 5 का स्क्वायर 25, 25 + 10 25 + 10 कितना हो, 35, एक ही यहाँ पर कितना हो, 36, मतलब कि 36
n डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, देखो सब में 6 का स्क्वायर है, 6 स्क्वायर मतलब कि 36 हो गया, दोनों कट गया, बचा क्या, n ही बचा ना, मतलब कि इस लेवल में भी कॉस्ट n ही आया ना, समझ रहे हो। तो जब कभी भी ये दोनों को ऐड करने पर अगर ये सेम वैल्यू मिल जाए, यहाँ जो वैल्यू है सेम वैल्यू मिल जाए दोनों को ऐड करने पर, तो कॉस्ट चेंज नहीं होगा हर लेवल में। तो बोलो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स देख लो, यहाँ क्या है n/6 है ना, यहाँ क्या है 5n/6 है, इसमें छोटा कौन है, n/6 छोटा है ना, मतलब कि n/6 जल्दी खत्म हो जाएगा ना, 5n/6 थोड़ा लेट में खत्म होगा। तो 5n/6 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 6/5, ये भी लिख सकते हैं ना, n डिवाइड बाई 6/5 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 5/6, 5 को नीचे आए 6 के नीचे लेकर चले आए, इतना पावर k इक्वल टू 1 करना है, 1 करना है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, log ऑफ n, नीचे में क्या है 2 रहने पर यहाँ 2 आता था, यहाँ क्या 6/5 है तो 6/5 आ जाएगा इसका बेस, k का वैल्यू इतना हो गया, यहाँ पर n है हर लेवल में n वर्क है, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, n log n 6/5, ये इसका टोटल कॉस्ट हो गया, n log n। बेस कैसे लिखना है, 6/5 कैसे लिखे, यहां पर 6 लिख सकते थे ना, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये जल्दी खत्म होगा, n/6 है, n/6 है, डिवाइड बाई 6/6 होगा, ये है 5n/6, इससे 5 टाइम्स बड़ा है, मतलब कि ज्यादा देर तक चलेगा, ज्यादा लंबा जाएगा ये। तो बीगो लेना है अगर, तो लॉन्गेस्ट वाले को लेंगे ना, जो लॉन्गेस्ट जो हाइट है जिस सब ट्री का, उसको ही लेंगे ना, बीगो लेना है तो यहां पर क्या करेंगे, बीगो ऑफ n log n, समझ रहे हो, ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है और देख लेना है इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, अगर इक्वल आ रहा है तो आसान है, बस इतना ही सब लेवल का कॉस्ट होगा, और इसमें जो ज्यादा बिगर वैल्यू है उसको n/n डिवाइडेड बाई समथिंग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे इसको, और ये जो है नंबर बनेगा, ये बन जाएगा लॉग का बेस, और n यहां चला आएगा, फिर हर लेवल में कॉस्ट n है, कितना ही कॉस्ट है, तो n इंटू k का वैल्यू, समझ रहे हो बात, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मान लो कहीं कहीं दोनों को ऐड करने पर सेम नहीं है, दोनों को ऐड करने पर सेम नहीं है, तब क्या करोगे, जब दोनों को ऐड करने पर सेम नहीं आएगा तब वो कुछ ना कुछ पैटर्न उसका रहेगा, एपी या जीपी सीरीज कुछ ना कुछ रहेगा उसमें, तो उसके लिए एक 2 स्टेप लिखना पड़ेगा, एक 2 लेवल का ऊपर से टॉप से एक 2 लेवल को लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। जैसे क्या Tn इक्वल टू अगर लिखा है T ऑफ n/4 प्लस T ऑफ, अच्छा ये और ज्यादा इसको कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, चलो वहां पर क्या लिखे थे n/6, एक 5n/6 था ना,
n/6 और 5n/6 था ना, यहां पर लिखते हैं 4n/6 लिखते हैं। चलो 4n/6 प्लस n, ठीक। अब दोनों को ऐड करो, देखो n/6 है 4n/6 है, क्या आएगा 5n/6 ही आ रहा है। दोनों को ऐड करने पर इसके बराबर नहीं आ रहा, 5n/6 आ रहा है, मतलब कि सब लेवल में इक्वल वर्क नहीं हो रहा है। तो अब यहां क्या करेंगे, यहां पर हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को। क्या भाई, पहले n था, फिर आया तो n/6 बना, एक बना 4n/6। जब इसको नीचे लेकर गए तो क्या बना n/6 का स्क्वायर, एक और क्या बना 4n/6 है ना, 4n/6 का स्क्वायर, ये क्या बना 4n/6, n का वैल्यू है n/6, तो 6 का स्क्वायर बना। समझ रहे हो, इसको जिस तरीके से एक्सपेंड किया n/6 n/6, वैसे ही इसको n मानकर इसको n/6 किए, इसको 4n/6 किए, फिर इसको n मानकर n/6 किए, फिर 4n/6 किए। फिर यहां पर क्या है 4 स्क्वायर n 4n/6। अब देखो इसको ऐड करो, पहला लेवल में कितना काम हुआ n हुआ, सेकेंड लेवल में n/6 4n/6 कितना हो गया 5n/6, n/6 5n/6 हो गया। दूसरा लेवल में यहाँ n है, यहाँ 5n/6 हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, देखो नीचे में 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6, मतलब कि नीचे में 6 स्क्वायर सब में है। चलो ऊपर में देखते हैं क्या होगा, 4 स्क्वायर n है, मतलब 16 यहाँ हो गया, प्लस 4 20 प्लस 4 24 प्लस 1 25, मतलब कि ऊपर में क्या हो गया 25, और बचा क्या n बचा क्या n बचा है। अब 25 जो है, देखो 25 इसको ऐड कर दो, इस सबको ऐड कर दो, क्योंकि तो यहां भी नीचे जाएगा, यहां भी ऐसे नीचे जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड जब करेंगे इसको, ये सबको ऐड करेंगे जब, तो आया 25/6 स्क्वायर। 25 को हम लोग 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, 25 को 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो ये देखो पैटर्न कैसा बन रहा है, यहाँ कर लो n प्लस 5/6n 5/6n प्लस 5 स्क्वायर/6 स्क्वायर n 5 स्क्वायर/6 स्क्वायर n। समझ में आ रहा है। देखो अगर यहाँ पर रहता 5/6 का पावर 0n, अगर मान लो यहाँ से ही स्टार्ट रहता, क्या होता 5/6 का पावर 0n 5/6 का पावर 1n 5/6 का पावर 2n प्लस 5/6 का पावर 3n प्लस क्या होता है 5/6 का पावर 4n, ये ऐसे ही जाता, यही रहता ना। ये क्या है जीपी सीरीज है ना, बार बार 5/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि r का जो वैल्यू है इस जीपी सीरीज का, r का वैल्यू कितना है 5/6 है। तो अगर n को कॉमन ले लेते हैं, अगर n को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, n को अगर कॉमन लेंगे तो पहला टर्म क्या है 5/6 पावर 0, मतलब 1 हो गया, फिर क्या हो गया 5/6 मतलब कि 1, मतलब कि a इंटू जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये होता है जीपी का फॉर्मूला। a इंटू फर्स्ट टर्म है a इंटू 1 माइनस r पावर n, r है जो रेशियो है जीपी का, और 1 माइनस r पावर n है नंबर ऑफ टर्म्स, n है जो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n इंटू
n इंटू वन इंटू वन क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ पर देखो 5/6 का वैल्यू क्या है, पावर 0 का 1, फिर 5/6 1 इंटू 1 माइनस 5/6, 5/6 है, r का वैल्यू है 5/6, तो 5/6 पावर n, n कितना है 0 1 2 3 4, अब कहाँ तक n जाएगा, तो n का वैल्यू देखो कितना तक जाएगा, n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर n/6 है, यहाँ पर 4n/6 है, कहाँ तक नीचे जाएगा, इसमें छोटा कौन है, n/6 छोटा है ना, ज्यादा बड़ा कौन है 4n/6, मतलब कि इसको अगर ऐसा टर्म में हम लिखते हैं n डिवाइडेड बाई 6/4, तो 6/4 पावर k इक्वल टू 1 होगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, log ऑफ n बेस में 6/4, यही आ जाएगा ना, तो k ही नहीं, यहां पर k क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम्स में ये 1 बना है, तो मतलब नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया, k होता है, तो यहां पर क्या हो गया, पावर में k डिवाइडेड बाई 1 माइनस r 1 माइनस 5/6, यही हुआ ना, तो 5/6 है, एक से छोटा है ना 5/6, पावर k बहुत बड़ा पावर है, log ऑफ n लिया हुआ है, भैया 1 मिनट वहां बैठिएगा। तो यहां पर n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू जब डिक्रीज हो रहा है, नीचे जाते जाते जब टर्मिनेट हुआ है, उस समय k का वैल्यू क्या हो गया, log n बेस 6/4 हो गया, ठीक, तो 1 माइनस r पावर k है, r का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, बहुत बड़ा पावर लिए, बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो मतलब कि 1 माइनस ये जो टर्म होता है डिक्रीजिंग जीपी सीरीज, जब r का वैल्यू छोटा रहे, 1 से छोटा रहे, जब r का वैल्यू लेस देन 1 अगर रहे, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग जीपी सीरीज, r है जो r का वैल्यू अगर 1 से छोटा रहे, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग जीपी सीरीज। डिक्रीजिंग जीपी सीरीज में इसका वैल्यू टोटल 1 हो जाता है, इसका वैल्यू टोटल 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू जब 1 हो गया, ये क्या है, 1 माइनस 5/6 है, कितना हो 6 माइनस 5, 1/6 होगा, 6 टाइम्स हो गया, जब 1/6 होगा, ये ऊपर वाले का वैल्यू को बता रहे थे, ये ऊपर वाले का वैल्यू 1 जब हो जाता है, नीचे 1 माइनस 5/6 है, 6 को अगर ऐसे कॉमन लिए हैं, 6 माइनस 5 1/6, मतलब कि टोटल यहां से बन गया 6n इक्वल टू बिगो ऑफ n बन गया, बिगो ऑफ n ही बना ना, देखो 6n है, बिगो ऑफ n बन गया, मतलब कैसे इसको किए थे, सिंपल सोचो, हम लोग क्या किए, पहले देखिए कि दोनों ऐड करके इतना बन रहा है कि नहीं, देखिए कि नहीं बन रहा है, मतलब क्या, हम लोग को पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा, कैसे नोटिस किए, अच्छा दोनों को देखो जोड़ कर एक और चीज नोटिस करो, n/6 4n/6 को जब जोड़ते हैं, जानते हो क्या सम आएगा, सम आएगा 5n/6, तो n का जो कोफिशिएंट होगा ना, इसको देख लेना एक बार, अगर 1 से छोटा रहेगा, अगर एक कोफिशिएंट 5/6 क्या है, 1 से छोटा है ना, अगर कोफिशिएंट 1 से छोटा रहेगा, तो यहां जो आंसर है यही आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट के लिए बता रहे हैं कि यहां पर जो ये दोनों को जब ऐड करोगे और n का कोफिशिएंट अगर 1 से छोटा अगर आएगा, 1 से छोटा रहेगा, मतलब कि डिक्रीजिंग जीपी सीरीज का फॉर्मेशन होगा, ये बात पक्का है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो वैल्यू रहेगा, मान लो यहां n है, मान लो यहां पर क्या रहता, कोई और ही वैल्यू रहता अगर, तो क्या होता, ये डिक्रीजिंग जीपी सीरीज ही रहेगा, अगर n स्क्वायर होने पर क्या होता, तो अगर 5/6 है इसका वैल्यू, 5/6 का स्क्वायर करो 25/36, ये भी तो 1 से छोटा ही ना है,
एक से छोटा ही वैल्यू है ना ये, कुछ भी वैल्यू रहे यहां पर जो वैल्यू होगा, अगर डिक्रीजिंग एक से छोटा अगर है, दोनों को ऐड किए, ऐड करके देखे, अगर 1 से छोटा आ रहा है मतलब कि एक डिक्रीजिंग जीपी सीरीज बनेगा और यहां जो वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा है, एन ये दोनों को ऐड करने पर, जैसे मान लो n/6 है ना, यहां पर रहता क्या 7n/6, तो कितना हो जाए 7 + 1 8n/6 बन जाता। 8/6 क्या है 1 से ज्यादा है ना, तो अगर 1 से ज्यादा रहे तब बनेगा क्या इंक्रीजिंग जीपी सीरीज बनेगा। बनना जीपी ही है इसको, क्यों? क्योंकि बार बार रिकर्सिवली क्या है 1 से 2 बन जाता है, 2 से 4 बन जाता है, इसलिए बनना है जीपी सीरीज ही। अब इसमें देख लेना है कि अगर दोनों बराबर हो जाए, इसके बराबर अगर हो जाए, ये दोनों को ऐड करके इसके बराबर हो जाए तो हर लेवल में सेम कॉस्ट होगा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल जो दे सकता है उसको नंबर ऑफ लेवल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर बन जाएगा शॉर्टकट के लिए। अगर ये दोनों को ऐड करने पर अगर कोफिशिएंट n से छोटा आ रहा है, मतलब कि अगर ये दोनों को ऐड करने पर इससे n से छोटा आ रहा है, मतलब कि डिक्रीजिंग जीपी सीरीज बनने जा रहा है, और यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू अकेला ही आंसर बन जाएगा। पहले वाले में क्या है ये वैल्यू इनटू नंबर ऑफ लेवल, तब जाकर आंसर मिलेगा। अब क्या है ये वैल्यू अकेला ही आंसर बन जाएगा। और इसके अगला जो क्वेश्चन होगा कि अगर ग्रेटर है तब क्या होगा, तो ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तब ये बनेगा इंक्रीजिंग जीपी सीरीज बनेगा। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से लिखकर कॉमन ये सब लिखकर सॉल्व करना है बस मैथ से। अब सीक्वेंस सीरीज तो बना ही सकते हो। तो और कुछ तो नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। मान लो टर्नरी ट्री रहे तो टर्नरी ट्री में भी वही होगा। अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चन रहे, टर्नरी ट्री रहे, कोई ज्यादा खास नहीं है, सेम ही आंसर तो आना है। अगर ऐसा टर्नरी ट्री दिया रहे Tn = T ऑफ n-2 प्लस n-3 प्लस n-4, सब में T है प्लस अगर C रहे, प्लस C है, तब क्या होगा भाई, तो यहाँ पर n है, इसका 3 ब्रांच, क्या n-2 n-3 और n-4। जब यहाँ पहले वाले में क्या लग रहा है C लग रहा है, देखो C लग रहा है, तो सेकेंड में क्या होगा यहाँ भी C लगा, यहाँ भी C, यहाँ भी C, मतलब कि 3C हो गया। फिर यहाँ क्या है 3 सब में बंटेगा, फिर 3 रहेगा, मतलब कि यहाँ 9C हो जाएगा, 9C हो जाएगा। अगर C प्लस 3C प्लस 9C प्लस ऐसे अगर जोड़ना है, अगर C को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3^0 प्लस 3^1 प्लस 3 स्क्वायर, देखो 3^1 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ऐड कर देंगे। ये क्या है, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी एक जीपीई है, जिसका R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू 3 है, तो इसका R का वैल्यू 3 है, तो C इंटू क्या होगा, A कितना है 1 है, 3^0 1 इंटू R पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1,
ए इसका फॉर्मूला है, इसको ए लिख ले सकते हैं। ए मतलब पहला टर्म इंटू आर पावर एन, आर क्या है जो रेशियो है, -1/r-1 है जीपी का, ए है जो जीपी का जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे तो जीपी के सम का फॉर्मूला है। तो इसके चलते इसका वैल्यू क्या आएगा देखो, सी ब्लैक से लिखते हैं, इसका वैल्यू आएगा सी इंटू ए है, ए कितना है 3 पावर 0, 1 इंटू आर पावर एन, आर कितना है 3 है, 3 पावर एन का वैल्यू कितना होगा। अब एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, देखो n-2, n-3, n-4, मतलब ए कितना बार चलेगा n/4 टाइम्स ए n/3 ए n/2, सबसे लार्जेस्ट क्या है n/2 है, सबसे लार्जेस्ट n/2 है, मतलब क्या हो गया 3 पावर n/2 -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, यही वैल्यू इसका हो गया। मतलब कि कितना बन जाएगा ये देखो, 3 - 1 यहाँ 2 बन गया, यहाँ पर 3 पावर n/2, सबसे बड़ा नंबर यही है, सी तो कांस्टेंट है, एलिमिनेट हो गया, मतलब कि बीगो ऑफ 3 पावर n इसको बोल सकते हैं हम लोग। बीगो ऑफ 3 पावर n क्या है, 3 पावर n/2 है, यहाँ पर 3 - 1 हो गया, ये सब कट गया, सी का वैल्यू कांस्टेंट है, कट गया, 3 पावर n/2 मतलब कि 3 पावर n हो गया, यही है ना। तो बस यही है, इसमें कि डिफरेंस रहेगा, टर्नरी ट्री रहे 3 अगर ब्रांचिंग जा रहा है उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, करना कुछ नहीं, हर लेवल में कितना कॉस्ट लग रहा है इस चीज को केवल ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं है इसमें। और स्टैक साइज के लिए भी कुछ नहीं करना है, स्टैक का साइज कितना है यहाँ पर n/2 हो जाएगा। सिंपल देखना है कि जो भी यहाँ पर जो भी फंक्शन को कॉल किए थे, जो फंक्शन का भी कॉलिंग हुआ है, वो फंक्शन में सबसे ज्यादा टाइम बाद कौन एलिमिनेट होने वाला है, जो सबसे ज्यादा देर तक चलेगा वो सबसे ज्यादा लेवल तक लेकर जाएगा, मतलब कि स्टैक स्पेस सबसे ज्यादा वो कंज्यूम करेगा, बस यही है इसमें। बस ये हो गया क्या, रिकर्सिव ट्री मेथड हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर्स थ्योरम, नेक्स्ट यही बताएंगे, ये है। इसके बाद क्या होगा, रेकरेंस रिलेशन सॉल्व करने का जितना भी तरीका सब कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना तक क्वेश्चन को एक बार जितना भी बताएं सबको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आसान चीज है, समझ लोगे बहुत दिन तक याद रहेगा ये चीज, और इसका यूज भी है।